हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट से। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग होता क्या है और जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग द पेमेंट। अब हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे कि एनआरआई बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स, एनआरआई बैंकिंग में क्या क्या कौन कौन से किस तरह के अकाउंट्स होते हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। और इसमें समझेंगे कि एनआरआई क्या होता है, एनआरआई किसको बोलते हैं, पीआईओ किसको बोलते हैं, अगेन ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज़ कौन होते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, एनआरई अकाउंट हो गए, एनआरओ अकाउंट हो गए, एफसीएनआर हो गए। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो ये समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ एनआरआई के बारे में। एनआरआई का मतलब हो गया नॉन रेजिडेंट इंडियन। दिस इज नॉन रेजिडेंट इंडियन। पहला फीचर ये क्या होते हैं, दीज आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये क्या होते हैं, ये इंडिया के सिटीजन होते हैं। ठीक है, अब इनको डिफाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसमें एनआरआई को डिफाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट दिया गया, और सेकेंड जो है वो है आपका फेमा एक्ट 1999। एक हो गया आपका इनकम टैक्स एक्ट और दूसरा हो गया आपका फेमा एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन, अ पर्सन हु स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड रेजिडेंट। तो इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने रेजिडेंट को डिफाइन किया। रेजिडेंट किसको बोलेंगे, तो रेजिडेंट का मैंने क्या बोला कि वैसा पर्सन, अ पर्सन हु स्टेज इन इंडिया। अ पर्सन हु स्टेज इन इंडिया, वो इंडिया में क्या करता है, स्टे करता है। कितने टाइम के लिए, फॉर मोर देन 182 डेज, 182 दिन से ज़्यादा। और ये हम कंपैरिजन कब करते हैं, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दो या टर्म्ड एज रेजिडेंट। इसका मतलब ये आपका रेजिडेंट हो गया। नॉन रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के केस में क्या हो जाएगा, जब आपका 0 to 180 डेज अगर कोई रिसाइड कर रहा है, सो दे आर टर्म्ड एज एनआरआई। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनआरआई बोलेंगे। तो ये आपका इनकम टैक्स एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से हो गया कि वैसे पर्सन जो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं और ड्यूरेशन कितना है आपका 0 to 182 डेज, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एनआरआई बोलेंगे। तो एनआरआई कौन से लोग होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई इंडियन सिटीजन है, ये चला गया सपोज कीजिए यूएसए। तो मैंने क्या बोला कि इंडियन सिटीजन जब यूएसए में जाके रिसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जाने का पर्पस क्या हो सकता है, काफ़ी सारे पर्पस हो सकते हैं। बिजनेस हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, या फिर इनडेफिनिट पोस्टिंग हो सकती है। तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि वो बंदा जो है वो एनआरआई है या नहीं है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। रेजिडेंट 182 डेज से ज़्यादा हो गया, और 0 to 182 डेज अगर वो फॉरेन कंट्री में रिसाइड कर रहा है तो वो क्या हो गया, मतलब इंडिया में 0 to 182 डेज रिसाइड कर रहा है, उसके बाद बाकी टाइम वो क्या कर रहा है, फॉरेन कंट्रीज में रिसाइड कर रहा है, तो वो हो गया आपका एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। नेक्स्ट आपका फेमा एक्ट। फेमा एक्ट क्या बोलता है, इसको समझते हैं कि अगर कोई भी बंदा, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन सिटीजन है, वो क्या कर रहा है, यूएसए में जाके क्या कर रहा है, या तो बिजनेस कर रहा है, या हो सकता है एम्प्लॉयमेंट हो,
या हो सकता है वो स्टूडेंट हो, तो इसको हम एनआरआई कहेंगे एज पर फेमैक 1999। ठीक है, तो फेमैक 1999 में यहाँ पे हम क्या डिफिनेशन लिखेंगे, हम लिख सकते हैं अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर क्या कर रहा है, वो रिसाइड कर रहा है, एंड इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब वो क्या है, वो इंडिया का सिटीजन है लेकिन रिसाइड कहाँ कर रहा है, वो रिसाइड आउटसाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनआरआई बोलेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई बाहर गया है, बिजनेस के लिए बाहर गया है, कोई स्टूडेंट है पढ़ाई करने के लिए गया है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वो आपके एनआरआई हो जाएंगे। और यहाँ पे आपका, आप सपोज कीजिए आप जॉब, आप बिजनेस के लिए गए थे, दो महीने का प्लान लेके गए थे, तो वो क्या था, 2 महीने का टाइम था, लेकिन जब आप वहाँ पे गए, वहाँ पे क्या हो गया, आपको अच्छा लगा, आप सेटल हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनडेफिनिट स्टे हो गया। सो इनडेफिनिट स्टे अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका एनआरआई में काउंट होगा। नेक्स्ट समझते हैं पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नाम ही है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब वो इंडिया ओरिजिन का है लेकिन वो अब इंडिया का सिटीजन नहीं रहा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, रादर देन हम देख सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं सिटीजन ऑफ अदर कंट्री। ये आपका दूसरे कंट्री का क्या है, सिटीजन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, यहाँ पे हम क्लासिफाई करते हैं, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, अदर देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या हो गया, ये क्या होते हैं, ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, ये दूसरे कंट्री के क्या होते हैं, सिटीजन होते हैं, लेकिन वो प्रीवियसली क्या थे, ही वॉज द सिटीजन ऑफ इंडिया, वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले क्या थे, वो इंडिया के सिटीजन थे, या फिर उनके पेरेंट्स, चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड, ये सारे क्या है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, स्पाउस। स्पाउस क्या है, ये फॉरेन सिटीजन है। ठीक है, स्पाउस क्या है, फॉरेन सिटीजन है, लेकिन इसने क्या किया, इसने जो वहाँ इंडिया का बंदा रिसाइड कर रहा था उसके साथ उसने शादी की। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, पीआईओ बोलेंगे। नेक्स्ट और हम किसको बोल सकते हैं, वैसा बंदा जो इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता था। ठीक है, या तो इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता था, या फिर उसके लेट अस सपोज ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता था, और उसके ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट वो क्या थे, सिटीजन ऑफ इंडिया थे। तो ये आपका पीआईओ का ब्रॉड डिफिनेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम बोलेंगे कि जो टूरिस्ट हैं वो फॉरेन कंट्रीज घूमने के लिए जाते हैं, तो क्या उसको एनआरआई बोलेंगे, नो, दे आर नॉट कंसिडर्ड एनआरआईज। तो यहाँ पे नोट में हम अगर मेंशन कर दें कि फॉरेन टूरिस्ट, सॉरी सिंपल टूरिस्ट लिखते हैं, टूरिस्ट ऑन बोल सकते हैं ब्रीफ विजिट टू फॉरेन कंट्रीज, ये क्या है, ये एनआरआई नहीं होंगे। तो ये आपका, मैंने इसको बेसिक फंडा बता दिया। अब हम मूव करते हैं बुक में, अब आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ देखिए डिफिनेशन ऑफ एनआरआई, डिफिनेशन में क्या बोल रहा है, अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या कर रहा है, आपका बाहर रिसाइड कर रहा है लेकिन वो इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पॉइंट
इंडियन सिटीजन हु प्रोसीड अब्रॉड फॉर, मैंने बताया वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बाहर गया हुआ है। फिर सेकेंड आपका है इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड ऑन असाइनमेंट्स विथ, सपोज कीजिए यहाँ पे किसी की पोस्टिंग जो है वो आपका मान लीजिए फॉरेन गवर्नमेंट या यूएनओ में किसी एजेंसीज में आपका पोस्टिंग हो रही है, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, उनको भी हम एनआरआई बोलेंगे। सो इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड ऑन असाइनमेंट विथ फॉरेन गवर्नमेंट्स, या तो फॉरेन गवर्नमेंट के साथ जो असाइनमेंट है, या फिर आपका गवर्नमेंट एजेंसीज या इंटरनेशनल मल्टीनेशनल एजेंसीज लाइक यूएनओ, इंटरनेशनल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इसके साथ वो एसोसिएटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनआरआई। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला आपको, ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डेपुटेड अब्रॉड। सपोज कीजिए आप पीएनबी के एम्प्लॉई हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिला कि आप क्या करेंगे, फॉरेन में जाके आप क्या करेंगे, आपका डेपुटेशन मतलब आप वहाँ पे पोस्टिंग आपकी 3 साल के लिए की जाती है। तो जब आप फॉरेन में गए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने क्या किया, आपका डेपुटेशन अब्रॉड किया, ठीक है, ऑन असाइनमेंट्स विथ फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन और पोस्ट टू द ओन ऑफिसेज इंक्लूडिंग इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन सपोर्ट, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका एनआरआई का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया जो फेमा एक्ट 1999 जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो बिजनेस के लिए जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं फॉरेन असाइनमेंट, या किसी तरीके का फॉरेन असाइनमेंट हो एजेंसीज के साथ, वो आईएमएफ हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एनआरआई हो गया। नेक्स्ट, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ए सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है, यहाँ देखिए ये हम फेमा 99 में नॉन रेजिडेंट इंडियन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला हमने देखा, पहला क्या है, ये एनआरआई की बात कर रहा था। सेकेंड जो केस है यहाँ पे क्या है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट पीआईओ। तो पीआईओ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी और कंट्री के क्या होते हैं, सिटीजन होते हैं। सो सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। और ये क्या थे, ये पहले सिटीजन ऑफ इंडिया थे बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप, या तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या आपका सिटीजनशिप एक्ट 1959 है उसके तहत। दूसरा, हु बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, वो दूसरे टेरिटरी में बिलोंग करते थे लेकिन वो इंडिया का पार्ट बन गया 15 अगस्त 1947 के बाद। तीसरा, या तो चाइल्ड हु इज ए चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज ए और बी, या तो वो चाइल्ड हो या ग्रैंड चाइल्ड हो, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका पीआईओ होगा। नेक्स्ट, हु इज ए स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन, स्पाउस क्या है, फॉरेन ओरिजिन की है, ठीक है, ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए पर्सन रेफर टू एज क्लॉज ए, बी और सी, या फिर तीनों में पहले दूसरे तीसरे केस में क्या उसके स्पाउस है तो वो किस में काउंट हो जाएगी, वो पीआईओ में काउंट हो जाएगी। और जो पीआईओ है ये क्या करता है, ओसीआई को भी इंक्लूड करता है। सो यहाँ पे देखिए, पीआईओ विल इंक्लूड एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर विद इन द मीनिंग सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1959। तो पीआईओ एक तरीके से हम बोले तो ये क्या कर रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहा है किसको, ओसीआई को। सो दस इन जनरल एन एनआरआई इज ए पर्सन ऑफ इंडियन नेशनलिटी और ओरिजिन। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एनआरआई बेसिकली कौन लोग हैं, जो इंडियन नेशनलिटी के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, वो अब्रॉड गए हैं कुछ काम के लिए, हु रिसाइड्स अब्रॉड फॉर बिजनेस, वोकेशन और एम्प्लॉयमेंट, और इंटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वोकेशन एंड द पीरियड ऑफ स्टे अब्रॉड इज इंडेफिनिट। एम्प्लॉयमेंट का इंटेंशन है, वोकेशन है और पीरियड क्या है, ये इंडेफिनिट पीरियड है। तो ये आपका हो गया एनआरआई। नेक्स्ट आपका पीआईओ। पीआईओ इफ ही हैज हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, और मैंने एक पॉइंट आपको और बताया था, यहाँ पे देखिए मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, चौथा पॉइंट क्या था, इंडियन पासपोर्ट।
तो यहाँ पे क्या, इफ़ ही हैज़ हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, और या तो उसके पास इंडियन पासपोर्ट पहले रहा हो, या फिर उसके पेरेंट्स के पास या ग्रैंड पेरेंट्स वो क्या हो, वो सिटीजन ऑफ इंडिया रहे हों, तो उनको हम क्या बोलेंगे, PIO। सो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, एज सच गवर्नमेंट ऑफिसर्स गोइंग अब्रॉड ऑन पोस्टिंग टू इंडियन मिशंस। वैसे गवर्नमेंट ऑफिसर जिनकी पोस्टिंग अब्रॉड हो रही है, किसके लिए, इंडियन मिशंस के लिए, लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF एटसेट्रा आर NRIs, तो वो क्या होंगे, वो NRI होंगे। सिमिलरली टूरिस्ट ऑन ब्रीफ विजिट टू फॉरेन कंट्रीज, यहाँ देखिए मैंने आपको जो पॉइंट बताया, दे आर नॉट कैटेगराइज एज NRIs। स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, ये वो क्या होगा, स्टूडेंट्स NRI कंसीडर किए जाएंगे स्पेसिफिकली एज पर RBI गाइडलाइंस, इवन दो देयर विजिट अब्रॉड इज। और स्टूडेंट जो है उनका क्या होता है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए स्टे नहीं होता है, हो सकता है उनका कोर्स 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, तो उनका पीरियड इंडेफिनिट नहीं है, नॉट फॉर इंडेफिनिट पीरियड, ना ही बिजनेस है ना ही वोकेशन है, लेकिन उनको हम क्या करते हैं, NRI कंसीडर करते हैं एज पर RBI गाइडलाइंस। नेक्स्ट, स्पाउस हु इज अ फॉरेन सिटीजन। स्पाउस आपका क्या है, वो फॉरेन सिटीजन से बिलोंग करता है, ऑफ एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको PIO में काउंट करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग, किसके लिए, फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट से रिलेटेड जब हम आपको अभी अकाउंट से रिलेटेड बताएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएंगी। एंड अदर फैसिलिटीज ग्रांटेड फॉर इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडिया प्रोवाइडेड सच अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट्स आर इन जॉइंट नेम ऑफ स्पाउसेस। और ये बेसिकली देखा जाए, इसको हम कंसीडर करने का बेसिक पर्पस क्या है, ताकि वो हम क्या कर सके, बैंक अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी, बैंक अकाउंट हम दे सके मेंटेन करने के लिए। और फिर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, इन द जॉइंट नेम ऑफ स्पाउसेस, मतलब स्पाउस दोनों क्या होंगे, एक साथ ही जॉइंट नेम पे वर्क करेंगे। नेक्स्ट आपका ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, OCBs। OCBs क्या है, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज। ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज कौन होते हैं, यहाँ पे देखिए ओवरसीज, तो ये ओवरसीज किसकी बात कर रहे हैं, ओवरसीज फर्म्स। इसका मतलब अगर कोई ओवरसीज फर्म्स है और इसका ओनर या इस ओन्ड बाई, कौन ओन कर रहा है, NRI, और अगर ओनरशिप आपका मान लीजिए ये मिनिमम 60% है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये OCBs हो जाएंगे। और ये जो मिनिमम 60% जो हम ओनरशिप बोल रहे हैं, ये आपका NRI एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका OCBs। तो ओवरसीज फर्म्स, ट्रस्ट और कंपनीज प्रीडोमिनेंटली ओन्ड बाई नॉन रेजिडेंट इंडियंस। सो वैसे ओवरसीज फर्म्स, ट्रस्ट या कंपनीज जो जिसमें मेजर शेयर होल्डिंग किसकी है, वो NRI की है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज। और जो लेवल ऑफ ओनरशिप है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 60% होना चाहिए बाई 1 और मोर NRI ओनर्स, या तो एक बंदा एक खुद के पास हो या एक से ज़्यादा NRI मिलके क्या कर रहे हैं, आपका ओनरशिप 60% से ज़्यादा रख रहे हैं। सो हाउएवर इफेक्टिव फ्रॉम 16 सितंबर 2003 OCBs हैव बीन कंप्लीटली डी रिकॉग्नाइज एज एन इन्वेस्टर, और 2003 से इसको क्या किया गया, डी रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन इन्वेस्टर क्लास बाई RBI ने क्या किया, इसको डी रिकॉग्नाइज किया है फॉर इन्वेस्टिंग पर्पसेस। नेक्स्ट आपका NRI अकाउंट्स, रुपी एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। तो NRI अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपके 4 तरह के अकाउंट हैं। पहला है आपका नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट NRI, दूसरा नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट NRO, FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, और चौथा है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए, पहला आप देख रहे हैं, सबसे पहले अकाउंट का टाइप समझते हैं। अकाउंट का टाइप समझने का मतलब क्या हुआ कि हम जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वो क्या इंडियन रुपी में है या फॉरेन करेंसी में है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, ये अकाउंट किस डिनोमिनेशन में है, ये क्या है, रुपी करेंसी में है।
तो जब रुपी करेंसी में है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है, एक इंडियन सिटीजन ऑपरेट कर रहा है। सिमिलरली, और इंडियन सिटीजन जो ऑपरेट कर रहा है इसका पर्पस क्या है वो हम समझेंगे। सिमिलरली नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, अगेन ये भी क्या है, ये आपका रुपी अकाउंट है और ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी नेचर का है। और जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट है। तो एक्सटर्नल ऑर्डिनरी, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एक्सटर्नल में आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल सोर्स से पैसे ले रहे हैं। मतलब सपोज कीजिए आप फॉरेन कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं और वहाँ से क्या कर रहे हैं, आप इंडिया में पैसा वापस भेज रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। मतलब सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं वो बाहर से कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट डिपॉजिट्स ओनली एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। नेक्स्ट आपका ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में क्या होता है, अगर हम ऑर्डिनरी की बात करें तो ऑर्डिनरी में क्या होगा कि जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन में अगेन अब बाहर की इनकम भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, यहाँ पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका एफसीएनआर। एफसीएनआर के केस में फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो जब हम एफसीएनआर की बात करते हैं तो एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है, ये मोस्टली ये जो अकाउंट का नेचर है इसमें क्या होता है, सिर्फ एफडी अकाउंट्स होते हैं। यहाँ पे आपके एफडी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, आरडी सब होते हैं एनआरई और एनआरओ में। एफसीएनआर में क्या होता है, सिर्फ ये अकाउंट होता है, किस फॉर्म में होता है, वो एफडी के फॉर्म में होता है। और लास्ट है आपका एसएनआरआर, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। ये मोस्टली जो बिजनेस पर्पज़ के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो हम इस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। तो इसको आप समझते हैं, मैं आपको अगेन समझाता हूँ इसको थोड़ा डिटेल में, इसको समझिएगा ध्यान से। अगर आप ये ध्यान से समझ जाते हैं तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैंने आपको क्या बताया, टाइप्स ऑफ अकाउंट, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, एसएनआरआर। अब ये जो चार टाइप्स हैं इसको समझने के लिए पहले एक स्टोरी समझते हैं। स्टोरी क्या है, एक पर्सन राम है, ये क्या है, ये इंडियन सिटीजन है, ठीक है। अब ये इंडियन सिटीजन है, इसने क्या किया, ये चला गया यूएसए, ठीक है। यूएसए में जाके क्या करने लगा, यहाँ पे अपना बिजनेस करने लगा, ठीक है। एक इंडियन सिटीजन राम है, ये क्या हुआ, यूएसए गया, यूएसए में जाके वो क्या कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब राम के घर में कौन है, राम्स फादर, राम के जो फादर हैं इनका क्या है, इनका सेटअप इंडिया में है। ये इनके पास क्या है, इनका पास हाउस है, ठीक है। हाउस से क्या मिलता है इनको, रेंट ये कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कंपनीज क्या करती है, इनको डिविडेंड भी पे करती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, किसी भी और तरह का कोई इनकम इनका है, ये क्या करते हैं, वो भी इनका मतलब इनकम एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। इनकम मान लीजिए किसी तरह का लोकल इनकम किसी फॉर्म में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि राम चला गया यूएसए, और राम के जो फादर हैं उनका क्या है, उनका इंडिया में ये सारा सेटअप है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने एक सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा था। इन्होंने क्या कर रखा था, सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रखा था। अब जब सेविंग्स अकाउंट इन्होंने ओपन किया तो इसमें ये क्या करते थे, इसमें रेंट भी लेते थे, इसमें जो डिविडेंड आता था उसका पैसा भी लेते थे, और जो लोकल किसी और फॉर्म में जो छोटा मोटा इनकम था उसको भी क्या करते थे, ये
अपने सेविंग अकाउंट में रखते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो राम है, ये हो गया आपका इंडिया की स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोरी को, अब केस हो गया, ये हो गया इंडिया, ये हो गया यूएसए। यूएसए में कौन था? राम। अब राम ने क्या किया? राम ने बोला कि अपने फादर को बोला कि आप क्या करो, आप यहाँ आ जाओ। तो राम के फादर ने क्या किया? ये चले गए यूएसए। ठीक है, अब जब राम के फादर यूएसए चले गए तो इनका इंडिया में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा था? ये रेंट ले रहे थे, डिविडेंड ले रहे थे, और ये लोकल इनकम भी ले रहे थे। ठीक है, तो ये जब यूएसए गए तो इनको ये सारे इनकम भी चाहिए। अब इनका बेटा जो बिजनेस कर रहा था उसमें क्या करने लगे? ये इसका हेल्प करने लगे, तो इसमें भी इनकी अर्निंग्स होने लगी। अब यहाँ पे जो अर्निंग्स है वो किस में है? वो फॉरेक्स में है। मान लीजिए ये यूएस डॉलर में है, तो यूएस डॉलर में इनकी अर्निंग्स होने लगी। तो ये क्या करने लगे? ये सोचने लगे कि इस पैसे को भी हम क्या करेंगे? रिपैट्रिएट करेंगे। रिपैट्रिएट मीन्स टू सेंड बैक टू इंडिया। इस पैसे को वो क्या करेंगे? इंडिया भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इनके सामने क्वेश्चन ये आया, इनका तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट था, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने बैंक से कंसल्ट किया। ठीक है, ये है आपका बैंक, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक। इन्होंने क्या किया? इस बैंक से कंसल्ट किया, पीएनबी को बोला कि मेरे आपके बैंक में अकाउंट है, मेरे आपके बैंक में जो मेरी अकाउंट है उसमें रेंट भी आता है, डिविडेंड भी आता है, लोकल इनकम और भी है वो भी आता है। अब क्योंकि हम यूएसए आ चुके हैं तो हमें क्या करना है? फॉरेन करेंसी भी भेजना है। तो इन्होंने बोला ठीक है, और मुझे जो अकाउंट है वो किस में चाहिए? रुपी में चाहिए। इनका जो अकाउंट है, क्योंकि ये सारा ट्रांजेक्शन क्या है? रुपी में है, तो इन्होंने बोला मुझे रुपी अकाउंट चाहिए। तो बोला, पीएनबी ने बोला ठीक है। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम आपका एनआरई अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, एनआरई अकाउंट में मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो इन्होंने बोला कि एनआरई अकाउंट है, आप इसमें सेविंग अकाउंट की तरह इसको ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट की तरह ओपन कर सकते हैं, इसमें आप रेकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, इसमें आप टर्म डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है, और जो भी आपके जो लोकल इनकम्स आ रहे थे वो आप इसमें क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ये हो गया लोकल इनकम, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया रेंट, ये सारे ये आ रहे थे। अब चौथा क्या हो गया? अब यहाँ पे यूएस डॉलर का भी इनफ्लो होने लगा। ठीक है, तो ये नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ कि आपका पैसा बाहर से आपके अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इस अमाउंट को अपने अकाउंट में भेजा। अब जब इस अकाउंट को इन्होंने भेजा तो सपोज कीजिए इन्होंने अगर मान लीजिए 10,000 यूएस डॉलर सेंड किया, तो इन्होंने क्या देखा कि जब 10,000 यूएस डॉलर इन्होंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया तो इनका क्या हो रहा है? 30% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो इन्होंने फ़ोन लगाया पीएनबी को, इन्होंने बोला कि मैंने जो पैसा जमा किया इसमें यार 30% मेरा इंटरेस्ट वो क्या डिडक्ट हो जा रहा है। दूसरी चीज़, इनका बिजनेस जब फ्लरिश हुआ तो इन्होंने सोचा, इनका जो इनकम था वो 2 मिलियन यूएस डॉलर हो गए। तो इन्होंने सोचा ये सारे पैसे को हम अपने अकाउंट में इंडिया में वापस भेज देते हैं। तो इन्होंने क्या किया? 2 मिलियन यूएस डॉलर को भेजना चाहा इंडिया। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया? ट्रांजैक्शन फेल हो गया। तो इन्होंने फिर पीएनबी को फ़ोन लगाया, इन्होंने बोला कि मैं ट्रांजैक्शन 2 मिलियन यूएस डॉलर का कर रहा था और मेरा ये ट्रांजैक्शन फेल हो गया। तो पीएनबी ने क्या बोला कि आप 1 साल में
क्या कर सकते हैं, 1 मिलियन US डॉलर क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है, पहला कंडीशन पहला हो गया। पहला क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनको 30% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। फिर सेकेंड क्या था, सेकेंड उनका हो गया कि जो 2 मिलियन US डॉलर वो सेंड करना चाह रहे थे, बट वो सेंड नहीं हो पाया। तो बैंक ने क्या बताया कि एक साल में आप क्या कर सकते हैं, 1 मिलियन US डॉलर मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, या इसको रिपैट्रिएट, जो हम टर्म यूज़ करते हैं, रिपैट्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मुझे फिर इस तरीके का अकाउंट चाहिए, मुझे कुछ दूसरा अकाउंट बताइए। तो इन्होंने क्या बोला, बैंक ने बोला ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम आपका एक नया अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो इन्होंने बोला नया अकाउंट, तो बोला हाँ, बोला ठीक है ओपन कर दीजिए। तो उन्होंने, बैंक ने क्या किया, NRO अकाउंट ओपन किया। ठीक है, तो बैंक ने NRO अकाउंट को ओपन कर दिया। अब जब NRO अकाउंट को ओपन किया, सॉरी, ये मैं जो केस आपको बता रहा था ये NRO था। पहले जो जितने मैंने केसेस बताए ये NRO मीन्स ऑर्डिनरी अकाउंट है, तभी तो आपका क्या हो रहा है, आप इसको सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, RD और TD कर रहे हैं, बाकी सारा आपका सेम है। तो यहाँ पे NRO अकाउंट था। अब ये सारे प्रॉब्लम्स NRO अकाउंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होने लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 30% इंटरेस्ट भी चार्ज किया। फिर एक साल में मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो आपका 1 मिलियन US डॉलर ही कर सकते हैं। तो ये फिर बैंक के पास अप्रोच किया, बैंक ने बोला ठीक है, हम क्या करते हैं, आपका NRE अकाउंट खोल देते हैं। यहाँ पे आप ये सही कर लीजिएगा, पहला NRO था, सेकंड NRE है। तो बैंक ने बोला ठीक है, हम आपका क्या करते हैं, NRE अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो जो राम के फादर थे उन्होंने बोला कि क्या मुझे इस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको टैक्स जो 30% आपको टैक्स लगता था, ये आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब आप कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि ये ट्रांजैक्शन की लिमिट है, इन्होंने बोला ये ट्रांजैक्शन की लिमिट भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप क्या कर सकते हैं, फुल अमाउंट रिपैट्रिएट कर सकते हैं, फुल रिपैट्रिएशन। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये NRE अकाउंट ने क्या किया, NRO अकाउंट का जो 2 प्रॉब्लम्स था उसको क्या किया, उसको रिजॉल्व कर दिया। पहला प्रॉब्लम क्या था कि जो 30% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था रिपैट्रिएशन में, उसको हटा दिया। दूसरा जो लिमिटेशन था 1 मिलियन US डॉलर का, उसको भी क्या किया, हटा दिया। अब एक बात समझिए, जब ये ऑर्डिनरी अकाउंट थे, आप इसमें क्या कर रहे थे, लोकल रेंट भी डाल रहे थे, लोकल इनकम भी डाल रहे थे, डिविडेंड भी ले रहे थे, और नाम से ही पता चल ऑर्डिनरी, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप इसको ऑर्डिनरी अकाउंट की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ऑर्डिनरी अकाउंट अगर इंडिया में आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जब आप FD ओपन करते हैं, तो FD कितने दिन के लिए करते हैं, मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 10 ईयर। तो सेम यहाँ भी क्या हो जाएगा, FD के केस में मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट जब हम NRE अकाउंट ओपन किए, तो NRE अकाउंट में हम क्या करेंगे, हम इसमें ये 2 बेनिफिट हमको मिला। अब जब ये 2 बेनिफिट मिला, तो उसने क्या किया, इस अकाउंट को इसमें स्विच कर लिया। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज पार्ट ये था कि इसमें लोकल इनकम क्या कर सकते हैं, आप जमा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका NRO हो गया और NRE हो गया। और फिर जो थर्ड टाइप है वो क्या है, FCNR। ठीक है, अब FCNR की रिक्वायरमेंट क्यों आई, अब FCNR की रिक्वायरमेंट आने का रीजन समझते हैं कि FCNR की रिक्वायरमेंट क्यों आई।
अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो एनआरई अकाउंट था इसमें इन्होंने क्या किया, जो अमाउंट रिपार्टीशन किया, इन्होंने बोला कि ऐसा करो, मेरे जो मैंने पैसा भेजा उसको क्या करो एफडी बना दो। तो बैंक में बोला ठीक है, हम क्या करते हैं इसका एफडी बना देते हैं। तो जब इसका एफडी उन्होंने बनाया तो जब सपोज कीजिए यूएस डॉलर 50 रुपीज़ था, जब यूएस डॉलर 50 रुपीज़ था तो उन्होंने बोला ऐसा है 200 यूएस डॉलर के मेरा क्या करो एफडी बना दो। तो इंडियन रुपीज़ में ये कितना हो गया, 15 × 200, ये हो गया आपका 10,000। इसका मतलब 10,000 रुपये का क्या करो मेरा एक एफडी बना दो। तो उन्होंने बोला ठीक है हम बना देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपका 1 लाख रुपीज़ का एफडी बना दो। तो उन्होंने बोला ठीक है हम बना देते हैं। अब क्या हुआ कि यूएस डॉलर इन्होंने क्या किया था 50 के हिसाब से किया था, अब डॉलर की वैल्यू हो गई 40 रुपये। तो एफडी की वैल्यू कितनी हो गई 80,000। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम इनको फेस हुआ कि यहाँ पे जो बर्डन था वो किस पे आया, बर्डन ऑन कस्टमर। तो इन्होंने बोला कि ये तो मैंने जो पैसा जमा किया इसमें तो मुझे नुकसान हो रहा है। क्यों, किसके कारण नुकसान हो रहा है, ये यहाँ पे कौन सा रिस्क आ गया, यहाँ पे आपका जो रिस्क आ गया वो कौन सा रिस्क है, वो आपका एक्सचेंज रिस्क। इसका मतलब एक्सचेंज यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज रिस्क के कारण जो वैल्यू थी वो एफडी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो एनआरई अकाउंट में क्या होता है, बर्डन किसके ऊपर आया, बर्डन कस्टमर के ऊपर आया। तो इन्होंने बोला बैंक ने, फिर ये बैंक के पास गया है, ये बोला कि ये तो गलत बात है, मेरा एक्सचेंज रेट कम हुआ तो मेरा पैसा कम हो रहा है। तो बैंक ने बोला ठीक है हम ऐसा करते हैं आपका एफसीएनआर अकाउंट ओपन कर देते हैं, लेकिन इस अकाउंट में हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको एफडी की फैसिलिटी देंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम एफडी यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो कितने डेज का होता है, वो 360 डेज का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो 200 यूएस डॉलर का जो किया था ये आपका 1 लाख वैल्यू था। अब अगेन क्या हुआ, जब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट किया तो यहाँ पे हम देख रहे थे ये आपका 80,000 हो रहा था। तो इस केस में क्या, ये जो 80,000 है ये बर्डन, बैंक बोली ये बर्डन तो मेरे ऊपर आएगा, ये बर्डन ऑन बैंक। आपका पैसा क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। आपने 1 लाख जमा किया तो आपको 1 लाख ही वापस मिलेगा। तो ये आपका हो गया एफसी एनआर अकाउंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एनआरओ अकाउंट क्या होता है, एनआरई अकाउंट क्या होता है और एफसी एनआरई। अब ये जो अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं ये सारे अकाउंट हम क्या करते हैं, फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट ओपन करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट ओपन करने का पीछे का लॉजिक क्या है, तो फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट कहने का मतलब ये, अगर सपोज कीजिए आइदर सर्वाइवर है, अगर आइदर सर्वाइवर है इसका मतलब क्या है कि अगर बंदा यूएसए में है, वो वहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, वो अपना पैसा क्या कर रहा है इंडिया में रिपैट्रिएट कर रहा है, और ये दूसरा बंदा है जो उसके रिलेटिव है जिसके साथ उसने अकाउंट ओपन किया है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसमें से कभी 1 लाख रुपए निकाल रहा है, कभी 2 लाख रुपए निकाल रहा है, और उसकी इच्छा नहीं है उसमें, इसलिए, और वो वहाँ से कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है वो क्या हमेशा क्या किया जाता है, एनआरआई के केस में आपका फॉरेन और सर्वाइवर एफआरएस अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक आता है पावर ऑफ अटॉर्नी का कंसेप्ट। पावर ऑफ अटॉर्नी हम क्या कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं जो रेजिडेंट वहाँ के हैं, किस लिए, ताकि अकाउंट को वो ऑपरेट कर सके। लेकिन अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए जो हम पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे, हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो हम देंगे, सपोज कि मैंने किसका दिया, जो रेजिडेंट रिलेटिव है, मैंने क्या किया, इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। अब ये पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, ये में क्या कर सकते हैं,
अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है, ये लोकल विड्रॉ नहीं कर सकते, कांट मेक लोकल विड्रॉल, ये लोकल विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, अगर इनको अकाउंट सेंड करना होगा तो सेंड मनी ओनली टू अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर है सिर्फ उसी के पैसे में क्या कर सकते हैं, ये अमाउंट भेज सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से आपका एनआरओ अकाउंट होता है, एनआरई अकाउंट होता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होता है, एनआरओ के केस में क्या था, एनआरओ के केस में जो एफडी आप ओपन कर रहे थे 7 दिन से 10 साल, जो आपका नॉर्मल होता है। जब आप एनआरई अकाउंट ओपन करेंगे तो जब यहाँ पे इन्होंने एफडी बनाया तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, 1 साल से 10 साल, ठीक है। और एफसीएनआर के केस में क्या होता है, 1 साल से 5 साल। तो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आपको बुक से रिलेटेड जो थ्योरी है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।